नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी अपडेट है। यूएई ओपेक छोड़ रहा है। लगभग 60 साल बाद किसी संगठन को छोड़ा जा रहा है यूएई के द्वारा। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये वो देशों का संगठन होता है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसे 14 देशों का ये संगठन है वर्तमान में। लेकिन अब अपडेट ये है कि यूएई इस संगठन को छोड़ रहा है, यानी इससे बाहर आ रहा है। अब इससे बाहर होने के बाद क्या जियोपॉलिटिकल मायने होंगे इसके, दुनिया में तेल की क्राइसिस कितनी बढ़ेंगी कितनी घटेंगी, ये सब आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा। आप ये देख सकते हो आर्टिकल, चाहे अल जजीरा हो, सीएनएन हो या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, बीबीसी हो, सीएनबीसी हो, सब ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ओपेक जो है ये अब इससे यूएई बाहर आ चुका है। यूएई का ओपेक से बाहर आना मतलब आप समझिए ऐसा है कुछ कि जैसे कि किसी देश से उप प्रधानमंत्री का बाहर आना, मतलब दूसरे नंबर का जो पोस्ट वाला है। ऐसे ही ओपेक में जो दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखा करता था वो बाहर आ रहा है। तो कितना बड़ा झटका लगेगा ओपेक को, ये आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हो। अभी पूरा मैं डेटा के साथ एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि इसके पीछे कारण क्या क्या रहे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक जरूरी बात, साथियों, टेक्स्ट बुक का ग्रैंड पास सेल स्टार्ट हो चुका है 28 से 30 अप्रैल तक के लिए। अब अगर आप इससे पहले परेशान हो जाते थे बार बार टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म फीस देखते देते, या अलग अलग पास प्रो खरीदना, पास प्रो मैक्स खरीदना या पास प्रो एलाइट खरीदना, ये सब चीज़ों से अब झंझट से मुक्ति रहेगी। अब आप पास लेना है आपको, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पास, और वो उस पास में सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। टेक्स्ट बुक पास प्रो वाला फीचर, पास प्रो मैक्स वाला फीचर, टेक्स्ट बुक एलाइट वाला फीचर, सारा कुछ मिल जाएगा आपको टेक्स्ट बुक पास में। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट, जेई, एसएससी, रेलवे, सबके एग्जाम के यहाँ पर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, उनके पीडीएफ्स, उनके क्लास नोट्स सब आपको मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 439 में अभी ये दाम किया गया है इस ऑफर के तहत, ग्रैंड सेल ऑफर जो चल रहा है। लेकिन ये आपको तभी मिलेगा जब आप एमजेटी कूपन कोड लगाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दिया गया है, जाइए फटाफट से इसको टेक्स्ट बुक पास को ज्वाइन कीजिए और कूपन कोड में एमजेटी लगाना मत भूलना, नहीं तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। प्लेटफॉर्म फीस वगैरह भी अब नहीं लगने वाली है, ठीक है ना। तो और जिन लोगों ने पहले से ही ले रखा हुआ है उन लोग को सिंपली अपडेट कर लेना अपना मोबाइल ऐप, ठीक है। अगर जो लोग पास प्रो के यूजर हैं, अभी वैलिडिटी बाकी है, तो आप बस एक बार टेक्स्ट बुक ऐप अपडेट कर लीजिए, आपके अंदर वो सारा फीचर्स आ जाएगा टेक्स्ट बुक पास वाला, ठीक है। आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले तो आप जानिए ये ओपेक है क्या। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 1960 में क्या हुआ कि जो देश तेल निकाला करते थे उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि आकर के एक संगठन बनाते हैं जिससे एक ही नियम कानून बनाया जा सके, उसी के अनुसार सब चल सके। जैसे होता नहीं है कि किसी मार्केट में आप गए, अगर मान लो वहां पर एक ही चीज की दुकानें हैं कई सारी, और वो सब जो हैं वो प्रोडक्ट अपने अपने मन मुताबिक दाम पर बेच रहे हैं, तब फिर उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। तो वो लोग बैठ करके, व्यापारी लोग मिल करके एक रेट डिसाइड कर लेते हैं कि भाई देखो ये रेट है, इतने ही आसपास में आपको बेचना है, इसी रेट पर सबको दो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कोई ज़्यादा जिसके पास तेल है वो कम में बेचने लगेगा, तो जिसके पास कम है उसका नुकसान होने लगेगा, है ना। वो कैसे खर्चा चलाएगा। तो इसीलिए ओपेक संगठन बनाया गया। 1960 में 5 देश आए मिलकर के, उन्होंने ओपेक का गठन किया बगदाद में, इराक में। ये 5 देश थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। इसके गठन के कुछ ही समय के बाद इसका एक्सपेंशन होना शुरू हुआ और उसके बाद कुछ और भी देश इसमें जुड़े, जिसमें यूएई भी शामिल था। 1965 आते आते इसका हेडक्वार्टर डिसाइड किया गया कि वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर रखा जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लिमिटेशन भी डिसाइड करी कि कौन कितना लिमिट तक ही प्रोड्यूस करेगा। ऐसा ना हो कि कोई देश जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे तो बाकी जो छोटे छोटे देश हैं उनसे कोई तेल खरीदे ही ना, वही वाले बड़े वाले देश से ही सब लोग खरीदने लगे। तो ये सब नियम कानून इसमें तय किए गए। साथ ही साथ प्राइस क्या रखना है, तेल के दाम कब घटाने हैं, कब बढ़ाने हैं, इन सब के लिए ये बनाया गया था। अच्छा, ये सब चल रहा था, 14 देश इसमें जुड़ गए थे। धीरे धीरे ये लोग बढ़िया से तेल निकाल करके बेच रहे थे पूरी दुनिया में। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे और भी देश ऐसे आए जहां पर तेल मिलना शुरू हुए। मतलब बहुत सारे ऐसे देश हुए जिस समय के साथ साथ तेल मिलना शुरू हुआ। खाड़ी देशों के पास भी शुरुआत से तेल था नहीं, इनके पास भी बाद में ही तेल मिलना शुरू हुआ, उसके बाद ये अमीर होना शुरू हुए। ऐसे ही धीरे धीरे और भी कई सारे देश आए जिनके पास तेल मिलना शुरू हुआ, जैसे अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनोई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रसिया, सऊदी सूडान एंड सूडान। ये सब जगह पर भी तेल जब मिलना शुरू हुए तो ये लोग भी तेल बेचना शुरू किए।
तो ऐसी कंट्रीज जो ओपेक की मेंबर नहीं है लेकिन तेल का उत्पादन करके बेचती हैं, उन्हें ओपेक प्लस कहा जाता है। तो ओपेक प्लस कंट्रीज में जो ओपेक में नहीं है वो वाली है, ठीक है ना। अब इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यूएई जो है ये ओपेक का चौथा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। यहाँ पर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन दिया गया है, प्रतिदिन कितना मिलियन बैरल कौन कितना प्रोड्यूस करता है। हालांकि ये डाटा 2024 का है, अभी अपडेट्स के अनुसार कुछ और भी डेटा आएंगे। जैसे सऊदी अरेबिया देखिए सबसे ज़्यादा 8.96 मिलियन बैरल पर डे इतना प्रोडक्शन करता है, तो सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश है। फिर इराक का नंबर आता है, फिर ईरान का, और चौथे नंबर पर यूएई का नंबर आता था 2024 में। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में जब मिडल ईस्ट वार छिड़ी है और उसके बाद ईरान वगैरह पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं, तो ऐसे में यूएई ऊपर बढ़ गया है, ईरान और नीचे गिर गया है। ईरान उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस पर सैंक्शन लगे थे, तो प्रोड्यूस करता भी तो बेचता किसे, तो कुछ लिमिटेड कंट्रीज ही उससे खरीद रही थी। तो यूनाइटेड अरब अमीरात जो है इसका स्थान दूसरे नंबर पर आ गया है, यानी कि ये सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला देश है ऑयल का। लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में जब ये अपडेट आ रही है कि ये ओपेक से बाहर हो गया, तो मतलब आप ऐसा समझिए कि कोई एक मार्केट थी जिसमें दूसरी जो नंबर की जो सबसे बड़ी दुकान थी उसने कहा भैया अब हम यहाँ से आपका इस मार्केट से दुकान उठाकर दूसरे मार्केट में करने जा रहे हैं, यहाँ से अपना दुकान हम हटाने जा रहे हैं। ऐसा समझिए, दुकान बंद नहीं हुई है, यूएई तेल बेचना बंद नहीं करेगा, यूएई बस उस मार्केट की जो शर्तें हैं उसको मानना बंद कर देगा। मतलब यूएई अब जो लिमिटेशन लगाई गई थी कि भाई इतना ही बैरल पर डे आप प्रोडक्शन करो, इतना ही आप दाम में बेचो, या इतने देशों को बेचो, इन देशों को ना बेचो, ये सब जो नियम कानून थे वो अब मानना यूएई बंद कर देगा। यूएई अब अपनी शर्तों पर अपने हितों को देखते हुए वो ऑयल को प्रोड्यूस करेगा और उतना ही ऑयल को वो बेचेगा, यानी वो अपना इस मार्केट से हटा करके दुकान दूसरे मार्केट ले गया है। अच्छा जी, अगर रिजर्व पर देखें, ध्यान दें कि दुनिया के पास किसके पास कितना रिजर्व है, तो ऑयल रिजर्व में सबसे नंबर 1 पर तो आता है वेनेजुएला। वेनेजुएला मैं आपको कई बार भी बता चुका हूं, ट्रंप ने वेनेजुएला पर बस इसी उद्देश्य से कब्जा किया क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व है। 303 बिलियन बैरल यहां पर अकेले तेल है, कच्चा तेल। लेकिन इसके तेल में कुछ कमियां भी हैं, उसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरे पर अगर आप देखोगे सऊदी अरेबिया के पास है 267 बिलियन बैरल, फिर यूएई के पास, ईरान, कुवैत, इन सब के पास है, मतलब ईरान के पास भी थर्ड लार्जेस्ट स्टोरेज है, क्योंकि देखो जियोग्राफिकली भी ये लोग बड़े हैं। आप अगर मैप में भी देखोगे तो सऊदी अरेबिया और ईरान आपको इनके पास ज़्यादा जियोग्राफी मिलेगी, ज़्यादा बड़ा इसका क्षेत्र मिलेगा, इस वजह से इनके पास ऑयल रिजर्व भी ज़्यादा है ना। वहीं यूएई देखोगे आप तो बहुत छोटे क्षेत्र में है। वेनेजुएला की बात ही अलग है, ये तो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। वेनेजुएला के तेल में दिक्कत ये है कि इसका तेल जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गाढ़ा होने की वजह से इसके तेल में मतलब उतना बिक्री नहीं हो पाती। इस वजह से इसका रिजर्व जो है, और इसके लिए और बढ़िया क्वालिटी की रिफाइनरी की ज़रूरत होती है जो इसको रिफाइन कर सकें। वहीं पर जो खाड़ी देशों में जैसे यूएई हुआ, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इन देशों में जो तेल पाए जाते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े पतले होते हैं, उनको रिफाइन करना भी आसान होता है और वो तेल बिकते भी खूब हैं, और इसी वजह से खाड़ी देशों से तेल खूब खरीदा जाता है। खैर, यहाँ पर यूएई जब कहा कि अब हम इससे बाहर हो जाएंगे, तो अब सीधा सीधा झटका लगा है सऊदी अरेबिया पर और बाकी के खाड़ी देशों पर, क्योंकि अब इनके पास दिक्कत ये आ जाएगी कि ये अपने मन मुताबिक यूएई को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यूएई सस्ते दाम पर भी बेच सकता है, बेचना शुरू कर सकता है। यूएई इनके कंपटीशन में मार्केट खड़ा कर सकता है, मतलब आप समझो जिसको ये बेच रहे थे जिस दाम में, यूएई ऐसा कर सकता है कि उससे कम दाम में उसी को वो ऑफर कर दें और फिर वो देश इनसे खरीदने लगे। तो इससे सबसे ज़्यादा सऊदी अरब और बाकी देशों को, खाड़ी देश जो हैं, उनको झटका लगेगा, क्योंकि सऊदी अरब की मार्केट सबसे बड़ी है। अच्छा, अब इसके पीछे कारण क्या बताए जा रहे हैं? इसके पीछे कारण है यूएई का गुस्सा। यूएई ने देखा कि पिछले दिनों में जब ईरान का, अमेरिका का, इजराइल का युद्ध चल रहा था, खाड़ी देश डिस्टर्ब थे, तो उस टाइम पर ईरान ने सबसे ज़्यादा टारगेट किया यूएई पर। यूएई के जो बेसेस हैं, जहां पर अमेरिकी बेस थे और भी जो चीज़ें हैं, उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो अटैक करना शुरू हुआ। अब यूएई हुआ या कुवैत, कतर, ये सब, सऊदी अरेबिया वगैरह, ये लोग अगर आप ध्यान दोगे तो पिछले कुछ सालों से फोकस करने पर लगे हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि टूरिज्म क्या है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम एंजॉयमेंट होता है। एक बार बना दो बुर्ज खलीफा, लोग बार बार आएंगे, देखने आएंगे, पैसा देकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टूरिस्ट तभी आते हैं जब उनको सेफ और सिक्योर प्लेस मिले। अगर उनको ये लगता है कि हाँ, ये प्लेस जो है वो सुरक्षित है,
अच्छे तरीके से हम जाएंगे, वहाँ अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, तभी वहाँ वो जाते हैं। अब पिछले दिनों में ईरान ने क्या किया, इनके सीधे सीधे टूरिज्म मार्केट पर अटैक किया। मतलब जितने भी खाड़ी देश थे उन पर बेसिस पर अटैक किया और कोई रोक नहीं पा रहा था। यूएई ने कोशिश किया अब डिफेंड करने का एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह की मदद से, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ और लोगों में डर बस गया। लोगों में डर होने की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो जाना कम कर दिए। अभी जब खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा था तो बहुत सारा मतलब नुकसान हुआ। यूएई ये सब देखा, फिर सोचा ध्यान से कि भाई देखो इसमें हमने क्या किया था, उसकी क्या गलती थी। गलती अमेरिका और ईरान की थी, ये दोनों आपस में भिड़ रहे थे। गलती हमारी ये थी कि हमने यूएस को अपने यहाँ बेस बनाने दिया था कि जिससे हमें सुरक्षा मिलेगी, लेकिन हमें तो सुरक्षा मिल ही नहीं रही है। यूएस खुद बात खड़ा हुआ है और यूएस खुद जो है वो लड़ाई मोल ले रहा है। हम तो लड़ाई चाहते भी नहीं थे, यूएस का और ईरान का, इजराइल का, इन लोग का मैटर था, लेकिन नुकसान हमें हो रहा। तो यूएई ने कहा कि पहले नंबर तो अमेरिकी बेसेस यहाँ से हटाओ, अमेरिकी बेसिस को यहाँ से हटाना शुरू कर दिया। दूसरा चीज़ ये कहा कि अब हम जो है इंडिपेंडेंट होना शुरू करेंगे, हम ओपेक से भी बाहर होंगे। तीसरा बात ये, यूएई एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम पाकिस्तान के भी इसके साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं, तो पाकिस्तान जो है ये यहाँ पर यूएई की तरफ से ईरान पर अटैक करे, मतलब ईरान के खिलाफ आए। लेकिन पाकिस्तान ने क्या चुना, पाकिस्तान ने चुनी मध्यस्थता। पाकिस्तान सोचा कि इन पर बीच में सीज फायर कराएंगे, और दूसरा बात, पाकिस्तान एक तरफा हेल्प कर रहा था अमेरिका और सऊदी अरब के तरीके से। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान का सपोर्ट भी यूएई को नागवार गुजरा। इसीलिए यूएई ने सबसे पहले तो कहा कि हमारा जो पैसा दिए थे ना उसको वापस करो, हमने जो लोन दिया था। तो 3.5 बिलियन डॉलर का जो लोन था उसको तत्काल प्रभाव से मांग लिया गया यूएई के द्वारा। मैंने आपको इस पर वीडियो दी थी कि पाकिस्तान से यूएई ने अपना पैसा मांग लिया है, और फिर वो पैसा जब मांगा, जो कि 2027 तक नहीं मांगता यूएई, उसके बाद आगे फिर से रिन्यूअल करता लोन को, लेकिन जब यूएई ने कहा कि अब हमारा पैसा लौटाओ, जब हमारे किसी काम के नहीं हो तुम, तो हम क्यों पैसा तुमको दें, तब पाकिस्तान फिर से पहुंचा सऊदी अरब के पास कि भाई बचा लो, अब्बा बचा लो, क्या करें। तो सऊदी अरब इसके एवज में पैसा दिया, वापस किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान यूएई को अपना पैसा वापस किया। तो यूएई इन सब चीज़ों से खफा है, मतलब वो अब चाह रहा है कि हम अपनी सुरक्षा भैया खुद कर लेंगे, जैसे इंडिया करता है, जैसे बाकी देश करते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी सुरक्षा के लिए खुद इंतजाम करेंगे ना, तो आगे चल करके धीरे धीरे करके अपने आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। हमें ये नहीं देखना होगा कि जाएं ये अमेरिका से कहें कि भाई ईरान हम पर अटैक कर रहा है, अमेरिका हमें बचा लो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हमें अपना खुद का हमारे पास पैसा है ही, हम रसिया से या बाकी देशों से या अमेरिका से ही मान लो एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीद लेंगे, अपना खुद डिफेंड करेंगे, और फिर अपना रिलेशन अगर बनाए रखेंगे तो ईरान क्यों ही अटैक करेगा। भाई ईरान ने इसी वजह से अटैक किया क्योंकि यूएस के एयर बेसेस हमारे यहाँ मौजूद थे, और ईरान ने यही कहा था जहाँ जहाँ तुम्हारे एयर बेसेस हैं वहाँ पर अटैक करेंगे। यूएई जो है ये बिजनेसमैन वाला टाइप का बंदा है, ये चाहेगा ही नहीं कि लड़ाई वगैरह हो, ये चाहेगा कि हमारा रिलेशन बना रहे, सबसे धंधा हमारा चलता रहे, हमारे यहाँ टूरिस्ट आते रहें और हमारा तेल निकलता रहे, हम अपने मन मुताबिक तेल बेचता रहे। तो ये स्टेप उठाया है यूएई ने। तो देखिए, जो हर दिन 30 से 35 लाख बैरल तक ही सीमित कर दिया था ओपेक का कोटा, वो अब ये कोटा खत्म हो जाएगा, यूएई अपने मन मुताबिक ऑयल का प्रोडक्शन करेगा। अब आप सोचोगे क्या इस पर अमेरिका एक्शन लेगा, सऊदी अरेबिया एक्शन लेगा, या खाड़ी देश इसको बाइकआउट करना शुरू करेंगे यूएई को? नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। कारण यह है कि जब 1970 के दशक में जब ओपेक का गठन किया गया था, तब ऑयल ही सब कुछ हुआ करता था, मतलब ऑयल को, पेट्रोलियम को ब्लैक डायमंड कहा करते थे, ऐसा कुछ। तो लेकिन अब धीरे धीरे ना ऑयल पर डिपेंडेंसी भी कम होती जा रही है, और दुनिया में और ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया, धीरे धीरे करके और भी देश जो हैं अपना तेल खोजना शुरू किए, उनके पास भी तेल मिलना शुरू किए हुए, और ओपेक प्लस कंट्रीज़ बन गई। रसिया वगैरह भी बहुत बड़ी मात्रा में तेल बेचना शुरू किया। तो ऐसे में धीरे धीरे डिपेंडेंसी ओपेक से कम होने शुरू हुई। जहां पर एक टाइम पर 85% दुनिया में हिस्सेदारी थी ओपेक की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, वहां आज घटकर लगभग 50% ही रह गई है। दूसरा, आने वाला समय जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, सोलर एनर्जी का, इन सब का होने जा रहा है। तो ऑयल पर वैसे ही लोग डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, इथेनॉल वगैरह पर जो लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इंडिया जैसे देश जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट मार्केट में से एक है। तो ऐसे में तेल का महत्व कम होने की वजह से ना अब ओपेक जो है वो भी कहेगा कि भैया जा रहे हो जाओ, अब हम तुम्हें कुछ कर नहीं सकते हैं, और पैसा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, यूएई इतना छोटा मोटा देश तो है नहीं। तो ये थी अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, आगे जो कोई भी नई अपडेट आएगी उसको मैं कोशिश करूंगा आसान भाषा में समझाने की। फिलहाल मिडिल ईस्ट में जो वार है वो हो सकता है दोबारा से स्टार्ट हो जाए,
क्योंकि ट्रंप की बात ना ईरान मान रहा है, ना ईरान की बात ट्रंप मान रहे हैं। और अब हो सकता है कि बीच में इजराइल कूद पड़े और कोई मिसाइल अटैक शुरू कर दे। इजराइल का शुरू करना होगा कि ईरान का फिर से अटैक करना हो जाएगा और फिर अमेरिका कूदना ही पड़ जाएगा। खैर, इन सब के बीच में यूरोप में संकट आ गया है तेल का, क्योंकि तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट भी क्लोज है। तो ऐसे में जो प्रीमियम पेट्रोल वगैरह है वो कम सप्लाई हो पा रहे हैं। इस वजह से यूरोप की कई सारी कंपनियां, एयरलाइन कंपनियां खास करके, जो प्रीमियम पेट्रोल नहीं पा रही हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम भैया बंद करने जा रहे हैं फ्लाइट्स वगैरह, और अब इसकी सुगबुगाहट धीरे धीरे इंडिया में भी देखने को मिलेगी। तो इंडिया में भी अब हो सकता है तेल के दाम भी बढ़े, क्योंकि बंगाल चुनाव भी अब समाप्त हो चुका है। तो तेल के दाम जो है, जो रोका गया था, वो हो सकता है फिर से बढ़ने को देखने को मिले। आगे जो कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हाँ, मंथली करंट अफेयर की ई बुक तो आई है जनवरी से मार्च, जो 3 महीने की ई बुक है, ये भी आ चुकी है और इसको 3 महीने का कंटेंट 49 में आपको दिया जा रहा है। वैसे आप अगर एक एक महीने का लोगे तो आपको 20-60 रुपए में मिलेगा, लेकिन ये प्राइस जो है, अगर एक साथ अगर आप ई बुक लेते हो तीनों का, तो आपको मात्र 49 में मिल जाएगा। इस ई बुक में आपको जनवरी से मार्च तक का करंट अफेयर हर प्रकार का टॉपिक वाइज दिया गया है, कैटेगराइज करके। आप ये ई बुक MZT ऐप से ले सकते हो या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सबका आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।